गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द क्लास। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर पढ़ा था। उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो अर्थ के ऊपर, वो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें कि हमने एशिया के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था अफ्रीका के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको इसके आगे लेके चलती हूँ। अभी 5 और कॉन्टिनेंट्स हमें पढ़ने हैं, तो अपन देखते हैं। आ जाइए पेज नंबर 222 पे वापस, क्योंकि ये डायग्राम बड़ा सुंदर सा बनाया हुआ है और इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी चीज़ें। ठीक है ना, तो देखो। अच्छा, अफ्रीका और एशिया के बाद फिर हम चलते हैं 3rd नंबर पे, जो कि है नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका देखो, सबसे पहले आपको ये सब पहचानना तो आ ही गया कि दिस इज़ इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन के इस तरफ का भाग ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हम नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका की आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट हेमिस्फेयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। साउथ अमेरिका से ये एक छोटा सा लैंड है, मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ अमेरिका कितना ऊपर तक फैला हुआ है, यहाँ पूरा तक। तो ये नॉर्थ पोल के तरफ जा रहा है और इस तरफ बहुत ठंड भी पड़ती है इसीलिए। ठीक, तो इसके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है यहाँ से। ठीक है ना, और इसके बाद ये साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, और साउथ अमेरिका जो है वो 4th नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसके इस तरफ पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक, अब साउथ अमेरिका की हम बात करें तो साउथ अमेरिका आप देख रहे हो, ये इक्वेटर पास हो रही है इसमें से, और हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उससे पास हो रहा है ये। ठीक है, तो इधर पे इस तरफ तो थोड़ा ज़्यादा हॉट होता है एरिया, और यहाँ जाते जाते थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा, इसके अलावा जो हमारा साउथ अमेरिका है उसके अंदर सबसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, जिसको कि हम एंडीज़ कहते हैं। एंडीज़ माउंटेन्स आपने सुना है, आप सुनते हो, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। और इसके अलावा वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी है, जिसको कि हम अमेज़न कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, किसमें? साउथ अमेरिका में। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में जो है वो मिसिसिपी रिवर एक है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इस कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है मिसिसिपी रिवर। और साउथ अमेरिका की जो उसमें जो रिवर पाई जाती है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, जिसको कि अमेज़न कहते हैं। और मेरे ख्याल से जो एक बहुत लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है अमेज़न दुनिया की, वो भी हमारे को साउथ अमेरिका में ही मिलती है। ठीक है, 5th नंबर जो आता है वो है अंटार्कटिका। 5th नंबर का जो कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका है, और आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल सदर्न हेमिस्फेयर में है, बहुत ही पोल के पास है, इसीलिए यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है सारे टाइम। ये देख सकते हो, इसको हम देख पा रहे हैं ठीक से कि पूरे में वाइट से दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टाइम तो पूरी बर्फ़ ही जमी होती है। ठीक है ना, और ये प्रॉपरली सदर्न पोल पे है। तो इसके बारे में हम, अच्छा, इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, हमने क्या पढ़ लिया? फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया। फर्स्ट इज़ एशिया द लार्जेस्ट, सेकंड वन इज़ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड देन अंटार्कटिका। देन कम टू द यूरोप। यूरोप जो होता है वो, यूरोप जो है वो 6th नंबर का कॉन्टिनेंट है। और ये भी देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइम मेरिडियन, मतलब ये एक ऐसा वो है कॉन्टिनेंट है जिसका कुछ भाग तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, कुछ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट में यहाँ पे ठंड होगी, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर जा चुका है।
तो गर्मी तो यहाँ पर बहुत कम होती है, इसीलिए हम देखते हैं यूरोप जो कंट्री है, यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जनरली सर्दी पाई जाती है। इसके बाद जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जिसको कि हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, और ये कहाँ दिख रहा है आपको, सदर्न हेमिस्फीयर में दिख रहा है, इक्वेटर से काफ़ी दूर। इसका कुछ ही पार्ट है जो इक्वेटर को टच कर रहा है, बहुत कम, अदरवाइज ये जनरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है और इसलिए यहाँ भी अच्छा मौसम होता है। सो दीज आर सम ऑफ द, मतलब दीज आर द मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स जो कि हैं हमारे अर्थ पर। वो हैं, फर्स्ट इज़ एशिया द लार्जेस्ट वन, अफ्रीका द सेकेंड लार्जेस्ट, नॉर्थ अमेरिका थर्ड, साउथ अमेरिका फोर्थ, फिफ्थ वन इज़ एंटार्क्टिका, सिक्स वन इज़ यूरोप एंड द लास्ट द स्मॉलेस्ट आइलैंड कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लिथोस्फेयर। जो अर्थ के ऊपर लिथोस्फेयर है उसको आप पढ़ सकते हो इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो अंटार्कटिका आइलैंड जो है, सॉरी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है उसमें जनरली लाइफ नहीं है, वहाँ पर जनरली ऐसे लोग नहीं रहते हैं। वहाँ पर सिर्फ दुनिया के कुछ देश हैं जो उन्होंने कुछ अपने रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, इंडिया के भी हैं जो कि मैत्री और गंगोत्री करके है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री नाम से वहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर खोले हुए, पर वहाँ पर वैसे ज़्यादा लोग मतलब लाइफ नहीं है। ठीक है ना। अब हम आते हैं क्विक रिविजन पे, 224 पेज नंबर पे देखो। Answer the following question. The word litho means rocks. Continents make up 29% of Earth's surface. Asia is the smallest continent. False. Sahara the largest hot desert. Right? True है. Which is the 6th largest continent? Europe. North America is linked to South America by a narrow strip of land called Isthmus of Panama. ये आपको पता है। और कौन सा कॉन्टिनेंट है जो आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। साउथ अमेरिका इज़ बॉर्डर्ड बाय विच ओशियन इन द वेस्ट, और साउथ अमेरिका के वेस्ट में जो है वो पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में अभी आपके कोर्स में इतना ही है। अभी हमें सिर्फ मेन ये बताया है, हमने एक तरीके से देखा कि पूरे में पानी है और वहाँ पे लैंड थोड़े थोड़े हैं जैसे उसमें तैर रहे हों, इस तरीके के लैंड हम देख सकते हैं ना, जस्ट इमेजिन। तो वो जो लैंड है ऑब्वियसली वो लिथोस्फीयर बना रहे हैं। अब इन्हीं लैंड के ऊपर सारे कार्यक्रम होते हैं, सारे की सारी जो दुनिया भर की दुनियादारी है, जैसे कि खेती बाड़ी इसी पे होती है, एग्रीकल्चर पे होता है, इन्हीं लैंड्स के ऊपर जंगल पाए जाते हैं, इन्हीं लैंड्स के ऊपर स्वैम्पी एरियाज पाए जाते हैं, इन्हीं लैंड्स के ऊपर कहीं कहीं छोटी छोटी रिवर्स पाई जाती हैं, इन्हीं लैंड के ऊपर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट, सब कुछ इन्हीं के ऊपर पाया जाता है। तो जो ये लैंड है अर्थ सरफेस पर, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब ये जो लिथोस्फीयर है इनमें रॉक्स भी हैं, इनमें सॉइल भी है, तो वो अभी आपके इस वाले चैप्टर में नहीं है, वो जब आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा कि जो अर्थ का मैक्सिमम पार्ट है वो तो हाइड्रोस्फीयर ने घेर रखा है, पूरे में पानी ही पानी है। ठीक है ना, और उसके ऊपर छोटे छोटे जो लैंड मासेस हैं जिनको कि हमने कॉन्टिनेंट कहा है, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। अब आपको पता है कि हाइड्रोस्फीयर में जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी अर्थ का 97% के करीब पानी से घिरा हुआ है। भाई हाइड्रोस्फीयर ही हाइड्रोस्फीयर है सब जगह। ठीक है, सपोज करिए कि ये पूरी अर्थ है, इसमें 97% वाटर पाया जाता है। सॉरी 97, मतलब जो अपना हाइड्रोस्फीयर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें 97% जो है वो पानी, वो सैलाइन वाटर पाया जाता है। गेटिंग? अब देखिए अब हमारे पास जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक वाटर है, वो 2.something% होगा, लेस देन 3% फ्रेश वाटर, जो कि हमारे काम का है, जिसे हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो किस फॉर्म में है? आइस और ग्लेशियर्स के फॉर्म में। तो आइस और ग्लेशियर को तो हम यूज़ कर नहीं सकते,
यानी कि इसमें भी हमें कम लगभग 1% से भी कम जो होता है ना वो हमारे को यूज़ करने के लिए मिलता है। तो आप देख रहे हो पूरी जो धरती है उस पर 97% वाटर से घिरी हुई है वो, और उसमें भी जो वाटर है वो मैक्सिमम सैलाइन वाटर है। सैलाइन मतलब जो खारा पानी होता है। ओशियंस में जो पानी है उसमें 97% जो पानी है वो तो सैलाइन वाटर है, सॉल्ट भरा हुआ है, तो वो हमारे मतलब का नहीं है। अब हमारे मतलब का जो पानी जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, मीठा पानी जिसको कहते हैं, वो लगभग 3% से भी कम है, और उनमें भी ज़्यादातर तो आइस बना हुआ है, ग्लेशियर्स बने हुए हैं। ग्लेशियर्स आप जानते हो ना, बड़े बड़े आइस के जो आइलैंड टाइप होते हैं, तो वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में है या फिर हमारा आइस के फॉर्म में। तो हमारे पास जो यूज़ करने के लायक पानी वो बहुत कम है, उसमें भी हमने उसे गंदा कर रखा है, कंटेमिनेट कर रखा है, इसीलिए हमें आए दिन पानी की प्रॉब्लम होती है। अब जो पानी हम बोरिंग से निकालते हैं वो फिर हार्ड वाटर होता है, उसके अंदर दुनिया भर के मिनरल्स होंगे। क्यों? क्योंकि धरती में से निकल रहा है, और धरती के अंदर तो रॉक्स ही रॉक्स भरी हुई हैं, तो आपको मीठा पानी कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना, इसीलिए हमें पानी की कमी है, अदरवाइज अर्थ पे पानी ही पानी है बहुत सारा। ठीक है, तो इस पानी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, दैट्स मीन्स द वर्ड हाइड्रोस्फीयर कम इन अवर माइंड। गेटिंग? अब ये देखें क्या कहते हैं, मोर देन 97। अच्छा, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। ब्लू प्लैनेट इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि जब आप ऊपर से अर्थ को देखते हो, जब सैटेलाइट वगैरह से या स्पेस में अर्थ को देखा जाता है तो ब्लू ब्लू दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्यों? क्योंकि पूरे में तो पानी पानी है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, अर्थ जो मोर देन 90% ऑफ अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन एंड सीज विच इज़ सॉल्टी, जो कि हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पहले हमने लैंड का जब देखा तो हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, और हम ये कह रहे हैं कि 97% जो पानी है वो ओशियंस और सीज़ के अंदर है, तो हम ओशियंस और सीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो आ जाइए। अब ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन से मेजर ओशियंस पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर। तो 5 है मेन, 5 ओशियंस जो हैं वो मेन हैं, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट्स थे। तो अब हम 5 मेन ओशियंस के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, 4th एंड 5th। फिर आता है हमारा आर्कटिक ओशियन, और लास्ट वन इज अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा जो ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है, फिर अटलांटिक है, इंडियन है, आर्कटिक और अंटार्कटिक। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, मैं आपको सिंपल सी एक रीडिंग बता देती हूँ। पैसिफिक ओशन जो है, अच्छा एक बात और देखो कि हमें जो ये डायग्राम दिए गए हैं उसमें कंफ्यूज मत होना, ये डायग्राम ऐसे कैसे दिए हैं। अब एक मान लीजिए बात को कि ये किताब है, ठीक है, ये अभी मैं इसको ऐसा एक ऐसा बना देती हूँ इसको। अरे हो जा भाई, ठीक है, ये ऐसा है, सपोज करिए गोल है ये। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर पूरा ग्लोब ट्रॉटर्स दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। इस तरीके से, ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्लोब है हमारे धरती का। अब मान लीजिए मैं आपको इसको ऐसे पढ़ाना चाहूँ तो मैंने इसके चार्ट के हिसाब से अगर इसको खोल दूँ चार्ट की तरह, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपको यहाँ जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो एक्चुअल में इस तरफ पीछे थी, और आपको यहाँ जो दिखाई दे रही हैं वो भी एक्चुअली इस तरफ पीछे थी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे खोल दिया है इसीलिए दिखाई दे रहा है। अभी जब मैं इसको बंद करूँगी तो आपको ये G और E पास पास दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, लेकिन अभी इधर देखो, ऐसे कर दे, ठीक है ना, यानी कि ये जो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये जो पीली लाइन है वो आपस में जुड़ी है, लेकिन क्योंकि मैंने इसे खोल दिया है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपके पास ग्लोब था ना, ठीक है, ये ग्लोब था, तो अगर मैंने इस ग्लोब को काट के ऐसे फैला दिया एक पेपर की तरह,
तो यहाँ जो पीछे पार्ट है वो आपको इस तरफ दिखाई देगा और यहाँ का पीछे का पार्ट आपको इस तरफ दिखाई देगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यानी कि मैंने इस बॉल को ऐसे कर दिया, ठीक। तो ये जो अंगूठे मेरे पीछे थे वो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं और अब इधर दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए आपको दोनों तरफ पैसिफिक ओशन दिखाई देगा। एक्चुअली वो पैसिफिक ओशन पीछे भरा पड़ा है पूरा, लेकिन क्योंकि मैंने पीछे से फाड़ के ऐसे कर दिया है उस ग्लोब को, तो पैसिफिक ओशन यहाँ दिखाई देगा और यहाँ भी दिखाई देगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैडम इधर से पैसिफिक ओशन इधर कैसे पहुँच गया अचानक। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको बारे में पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 225, बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा वो बना हुआ है डायग्राम, और उसको समझने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आप अगर खुद भी रीड करोगे तो समझ जाओगे, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन। ये देखो, अब मैंने जो बोला वो इस तरह से, अब जैसे ये पैसिफिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन दो अलग अलग नहीं है, ये एक्चुअली पीछे का पार्ट था, ये ऐसा घुमा हुआ पार्ट था जिसको कि मैंने अब ऐसे खोल दिया है, ठीक है। तो ये आपके सामने रहे 5 ओशियंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिका और ऊपर होता है आर्कटिक ओशियन, जो दिखाई नहीं दे रहा है अपने को। अब सबसे ज़्यादा बड़ा जो ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है। अगर मैं इसको ऐसे करके मोड़ दूँ कागज़ को, तो देखो ये जो पैसिफिक ओशियन है ये पूरा पीछे तक जाएगा। तो यहाँ से लेके पीछे तक पूरा पैसिफिक ओशियन भरा पड़ा है। और ये कह रहे हैं कि पैसिफिक ओशियन जो है वो उसने पूरे अर्थ का लगभग 1/3 पार्ट को कवर कर रखा है, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच एक जगह है पैसिफिक ओशियन में जो सबसे ज़्यादा गहरी है। पैसिफिक ओशियन सर्कुलर शेप का है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पैसिफिक ओशियन की जो बेल्ट है, ये एनसर्कल्ड बेल्ट है, उसमें बहुत सारे ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, वॉल्केनो आते रहते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो पैसिफिक ओशियन जो है वो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, इसके इधर पे साउथ अमेरिका है, और अगर हम इसको पीछे ऐसे मोड़ें तो यहाँ पर एशिया आ जाता है, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन से जो कनेक्टेड है वो एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इनका कोई लेना देना नहीं है पैसिफिक ओशियन से, ठीक। तो चलो ये हो गया। अब देखो अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में देख रहे हैं आप, अटलांटिक ओशियन कहाँ दिख रहा है, ये रहा। अटलांटिक ओशियन जो है वो एस शेप का है, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, और इसमें छोटे छोटे इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। इंडेंटेड कोस्ट लाइन का मतलब जानते हो क्या होता है? बड़ी भारी किताब है, कैसे पकड़ूं मैं इसको। ये जो ये देखते हो तुम लोग, ये बार बार धुंधला हो जाता है भाई। ये छोटे छोटे जो आइलैंड है ना, और बीच में पानी पानी, तो ये आइलैंड के पास पे पानी पानी पानी, और ये जो कोस्ट लाइन होती है वो बड़ी अच्छी बन जाती है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बड़े अच्छे से शिप्स वगैरह की बिजनेस हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अटलांटिक ओशियन है उसके अंदर इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, जो उसके किनारे हैं छोटे छोटे से लैंड, फिर छोटा था थोड़ा पानी, फिर लैंड, फिर पानी। तो इससे ये बिज़नेस करने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये इर्रेगुलर शेप का है। अटलांटिक ओशियन का जो साइज़ है वो पैसिफिक ओशियन से लगभग हाफ है। अरे क्यों धुंधला हो रहा है भाई। इसके बाद अगर हम देखते हैं, चलिए मैं आपको ऐसे ही बोल के पढ़ा देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें तो क्या फ़ायदा। बात तो आपको समझ में आ गई ना। अब मैं आपको ये तो समझा ही चुकी हूँ कि जो पैसिफिक ओशियन है वो इधर और इधर दोनों क्यों दिखाई दे रहा है, वही मेन समझाना था। फिर हम ये बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशियन की। तो अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है, मतलब वो खाँचे खाँचे जैसे हैं उसके अंदर। तो क्या होता है, छोटा सा लैंड है, फिर वहीं पानी है, वहाँ लैंड है। जो वहाँ की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि अटलांटिक ओशियन ऐसा है, वहाँ पर एक्चुअली क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका की साइड की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर इस तरह से देख रहे हो आप, ये
इधर ऐसे ऐसे बने हुए हैं, लैंड है और यहाँ पर ये ब्लू ब्लू पानी है सारा। तो क्या होता है, ये जो कोस्ट लाइन कहलाती है ना, जो किनारे की जो लाइन है, यहाँ पर शिपिंग वगैरह और यहाँ पे बिज़नेस अच्छा हो जाता है, क्योंकि लैंड है फिर पानी है, लैंड है फिर पानी है, तो वहाँ पर जो पानी का बिज़नेस वगैरह जो होते हैं वो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। द अटलांटिक ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन से हाफ है साइज़ में। पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, इसमें कोई वॉल्केनोज वगैरह जनरली नहीं आते हैं, ठीक है ना, अटलांटिक ओशन में, जबकि पैसिफिक ओशन में इतने आते हैं और उसकी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत सारे वॉल्केनोज से भरी रहती है, तो इसको कि हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इसमें एक माउंटेन रेंज सबमर्ज्ड है। ये जो हमारा अटलांटिक ओशन है उसमें एक माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। फिर हम आते हैं इंडियन ओशियन के बाद। इंडियन ओशियन जो है वो आप इसमें डायग्राम में देखते जाना, मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि बुक को पकड़ के समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इंडियन ओशियन जो है वो आप देखो, इंडियन ओशियन इंडिया का जो कन्याकुमारी है, जो सबसे साउदर्न वाला पार्ट है, जो सबसे नीचे का पार्ट है इंडिया का, है ना, यहाँ पर है इंडियन ओशियन। तो ये देखो, ये कन्याकुमारी रही, ठीक, ये इंडिया है, इंडिया का नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कन्याकुमारी, और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा इंडियन ओशियन और यहाँ तक जाता है, अंटार्कटिक ओशियन के इधर तक जाता है। तो क्या कहते हैं, ये अफ्रीका से टच है, ऑस्ट्रेलिया से टच है, इंडिया से टच है, और ये जो ट्रायंगुलर शेप है हमारा जो इंडियन ओशियन है वो ट्रायंगुलर शेप का है, और एक यही ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर पड़ा है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अंटार्कटिक ओशियन है, यहाँ पे ज़्यादातर सर्दी के कारण ये तो जमा ही रहता है और इसमें बर्फ़ पड़ी रहती है हमेशा, यहाँ पर कोई ज़िंदगी भी नहीं है। ऊपर आर्कटिक ओशियन है, ठीक है ना। तो आर्कटिक ओशियन जो है उसको हम वहाँ पर विंटर्स में पूरे में बर्फ़ जम जाती है क्योंकि वो भी पोल के पास है। वो सबसे शैलो है, मतलब वो बहुत गहरा ओशियन नहीं है, वो बहुत ऐसे उथला हुआ ओशियन है, उसमें ज़्यादा गहराई नहीं है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल में प्रेजेंट है क्योंकि आर्कटिक ओशियन नाम पड़ा हुआ है। जो सर्दियों के मौसम में तो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में बड़े बड़े आइस के टुकड़े तैर रहे होते हैं, जैसे कि आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, एक बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा शिप से टकरा जाता है और पूरा जो जहाज़ है वो डूब गया था, है ना। इसी तरीके से वो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स टाइप और बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं वहाँ पर, और बहुत बड़े बड़े ये जो अपने आइस के टुकड़े तैरते रहते हैं, और ये किसी भी शिप से टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। इसीलिए समर्स के टाइम पर वहाँ पर बिज़नेस करना या वहाँ पे कोई भी काम करना शिप्स के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। अच्छा, इनको आइसबर्ग्स कहा जाता है ना, आइसबर्ग्स जो कि बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं आइस के। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं कि इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन। जो आर्कटिक ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी वाटर की वो है, बेल्ट जैसी है, उसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, और इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और जो आर्कटिक ओशियन है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से टकराता है। इसी तरह से अंटार्कटिक ओशियन जो है उसको हम सदर्न ओशियन भी कह सकते हैं। ये अंटार्कटिका सर्कल में है और वो हमेशा ज़्यादातर तो फ्रोज़न ही रहता है, कोई वहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकती है, वहाँ पे कोई भी व्यापार या कोई भी बिज़नेस नहीं किया जा सकता है, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है। इंडियन ओशियन जो है उसमें जैसे कि अपना पैसिफिक ओशियन में मारियाना ट्रेंच था, ऐसे इंडियन ओशियन में जावा ट्रेंच है, या हम इसको संडा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच जो भी बोल लो वो कहते हैं, जिसकी की गहराई है 7450 मीटर्स डीप, ठीक है। और इंडिया जो है वो इसके हेड पे प्रेजेंट है, ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिया के से ही शुरुआत होती है इस ओशियन की। तो ये ओशियंस हैं, और कुछ आपको वर्ल्ड के ओशियंस दिए हैं, इनके एरियाज़ दिए हैं। सबसे बड़ा है भाई अपना परसेंटेज अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो पैसिफिक ओशियन है, वो नियर अबाउट 44% एरिया कवर करता है पूरे ओशियंस का। उसके बाद फिर आता है अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन, फिर आता है अपना अंटार्कटिक ओशियन, और फिर आता है अपना आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है।
इसके बाद ये कह रहे हैं कि सी, तो सी क्या होते हैं? दीज आर द सॉल्ट वाटर बॉडीज़, इसमें पानी जो होता है वो जनरली सॉल्टी होता है। देयर आर स्मॉलर देन, ये जो सी होते हैं वो ओशियन से छोटे होते हैं। ओपन सी होते हैं और आइलैंड सी होते हैं। ओपन सी आर लिंक टू देयर रिस्पेक्टिव ओशियंस। इन आइलैंड सीज आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड एंड नो एक्सेस टू द ओशियंस। तो जो सी, हम अगर सी की बात करें, आपके कोर्स में छोटा सा ही उसका इंट्रोडक्शन है, तो ओशियन से जो छोटे वाटर बॉडीज़ होते हैं हम उनको सी कहते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके के होते हैं, एक तो ओपन सी होते हैं, ओपन सी मतलब जो ओशियन से मिले हुए होते हैं, ओशियन से कनेक्टेड होते हैं, है ना। और जो क्लोज्ड होते हैं या आइलैंड सी होते हैं, उन नाम से ही पता चल रहा है कि उनके चारों तरफ अगल बगल कहीं पर भी आइलैंड भी पाए जाते हैं, ज़मीन भी पाई जाती है, तो वो डायरेक्टली ओशियन से कनेक्टेड नहीं भी हो पाते हैं कई बार, बट दे आर द सी। तो ये वर्ल्ड के कुछ बहुत बड़े बड़े सीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं। सब साउथ चाइना सी है, कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, बेरिंग सी, सी ऑफ ओखोस्ट एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगी। इसमें एक्सप्लेन करने वाला तो कुछ खास है नहीं, बट ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद अभी हाइड्रोस्फीयर की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। सब बच्चे जानते हैं हाइड्रोस्फीयर क्यों इम्पोर्टेंट है। वाटर साइकिल, जो भी वाटर है उसका भाप बनती है जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, सनलाइट जब आती है तो वाटर जो होता है वो एवोपरेट होता है, ऊपर उठता है, ऊपर जाकर फिर डस्ट पार्टिकल्स लेकर जाता है अपने साथ एवोपरेशन के वक्त, और ऊपर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, एयर मतलब बाकी गैसेस भी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ ये वहाँ जाके कंडेंस हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होगा और वहाँ जाके वो कंडेंस हो जाती हैं। अब जब कंडेंस हो जाती हैं तो बूंदें बन जाती हैं, वाटर बन जाता है, क्योंकि वाटर वेपर क्या बनेगा? वाटर बनेगा। लेकिन क्योंकि जब वो एवोपरेट हो रहा था तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी उसके साथ गए थे, तो जो कंडेंसेशन के बाद जो ड्रॉपलेट्स बनती हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। बाद में उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो थोड़ी देर बाद बरस जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो वगैरह के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। विदाउट हाइड्रोस्फीयर वाटर विल नॉट बी अवेलेबल एंड विदाउट हाइड्रोस्फीयर लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो क्विक रिवीजन 2 पे अगर हम आते हैं तो अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, करेक्ट, ट्रू। डैश इज द लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक। डैश इज एस शेप्ड, आई थिंक अटलांटिक। विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, जावा ट्रेंच। That dash is located within the Arctic Circle, Arctic Ocean. The least saline body is the Dead Sea. This is statement true or false. अब आपको पता है एक Dead Sea पाया जाता है। Dead Sea का मतलब जो ये अपने सी हैं दुनिया भर में उनमें सॉल्टी वाटर होता है। और आपको एक और चीज़ मैं जो बताना भूल गई वो ये कि जो पानी होता है उसकी खासियत है, ओशियंस में जो पानी पाया जाता है या कहीं पर भी, जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो वाटर का टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी पड़ती है। इक्वेटर पे लगभग 27-28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और जैसे जैसे हम पोल पर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, जम जाता है पानी वहाँ पे। दूसरी बात, जैसे जैसे हम गहराई की बात करते हैं तो आपको पता है पानी के अंदर ना तो सनलाइट पहुंचती है। पानी जब आप बहुत गहरे में चले जाते हो तो अंदर आपको अंधेरा ही मिलेगा, तो सनलाइट ऊपर रहती है सिर्फ कुछ पार्ट तक, वहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेप्थ बढ़ने के साथ साथ, गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो अंधेरा है, वहाँ तो टेम्परेचर, अंदर का पानी बहुत ठंडा होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक ही कोई सी होता है अगर, तो वहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी कम ज़्यादा होती है। हो सकता है कोई सी है तो उसके एक पार्ट में सॉल्ट ज़्यादा हो, दूसरे पार्ट में सॉल्ट कम हो। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको 7th क्लास में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ आपको इतना समझ लो। तो दुनिया में एक जगह ऐसी है, एक सी ऐसा है जहाँ पर कि बिल्कुल ही पानी नहीं है, सिर्फ सॉल्ट ही सॉल्ट है, उसको हम डेड सी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि लीस्ट सैलाइन बॉडी, अरे भाई वो लीस्ट सैलाइन बॉडी नहीं है, वो तो मैक्सिमम जो है कि वो तो क्या कह सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा सैलाइन है। वो तो सैलाइन मतलब नमक की मात्रा होती है ना, नमक, तो नमक वर्ड के लिए सैलाइन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सैलाइन जो डेड सी है उसमें तो मैक्सिमम सॉल्ट भरा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दैट सीज आर लिंक टू देयर रिस्पेक्टिव ओशियंस। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, ओपन सी जो होते हैं वो ओशियन से कनेक्टेड होते हैं, और जो आइलैंड सी होते हैं वो ओशियन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया क्विक रिवीजन 2, ठीक है। यहाँ तक पढ़ के रखो, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। गेटिंग?
बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अच्छे से रीडिंग करोगे बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू। वी विल मीट ऑन द इन द सेकेंड वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई थिंक। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।